સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે. ઓકે, ચલો બાય. Thank you. Assalamu alaikum everyone. वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। So how was your day? गुड। Fine. First of all, let's revise tomorrow's lecture. कल थोड़ा डिस्टरबेंस मेरी तरफ से आप लोगों को हुआ, उसके लिए आई एम सॉरी। राइट, कल हमने लेक्चर में यूनिट 2 पूरा कवर कर लिया। हमने क्या डिस्कस किया, स्टार्टिंग कहाँ से किया कि हमारा जो चैप्टर 1 है व्हाट इट सेज कि थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, कौन से फ्रेमवर्क में रह के हमें अकाउंटिंग करना है, तो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें सीखना है ताकि हमारा बेस बन जाए अकाउंटिंग करने के लिए। राइट, From that we proceeded to Unit 2. Unit 2 में हमने समझा अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। अभी हो सके तो आप सभी इसके साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाना, बिकॉज कि आपको ये पूरा समरी आपको घर पे बनाने की है अपनी बुक्स में। राइट, एंड ये आज का होमवर्क रहेगा, आपको सबमिट करवाना रहेगा मंडे को। राइट, सो अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस, 3 चीजें हमने देखी। हमने ये भी देखा कि तीनों चीज का मीनिंग में डिफरेंस है, लेकिन तीनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। सो इफ यू डिस्कस फर्स्ट अबाउट कॉन्सेप्ट, आइडिया और नोशन दैट हैज अ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, वो एक आइडिया है जिसका एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है। राइट, फिर उनका एग्जाम्पल हमने देखा कि दैट इज डेप्रिसिएशन। राइट, फिर हमने देखा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल्स का मीनिंग क्या है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, और यू कैन से डॉक्ट्रिन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। राइट, जो रियल अजम्पशंस पे बेस्ड होना चाहिए। सो दैट वाज प्रिंसिपल्स। देन वी सॉ व्हाट वाज कन्वेंशंस। नाउ जनरल प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय द सोसाइटी, जो जनरल मेथड्स हम फॉलो करते हैं उसको बोला जाता है कन्वेंशंस। नाउ इफ यू रिमेम्बर, मैंने बोला था कि कन्वेंशंस का कोई यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं होता है, दे डू नॉट हैव एनी यूनिवर्सल एप्लीकेशन। राइट, अभी ऑल मैंने फिर इस तरह से आपको चार्ट बनाना है। देखिए आप डाउन पे, ऑल द 3 आइटम्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली टू कंस्ट्रक्ट और प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। राइट, तो तीनों वर्ड्स हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। नेक्स्ट, फिर हमने देखा कि हमें यहाँ पे चैप्टर में उन्होंने 12 कंसेप्ट्स ऐसे दिए थे जो हमारा बेस बनाएंगे अकाउंटिंग के लिए। वो 12 कंसेप्ट्स अब हम पहले ओवरव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट हमने देखा था एंटिटी कंसेप्ट। आपको इस तरह से पूरा समरी बनाना रहेगा आपकी बुक्स में। राइट, सो हर एक पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। राइट, फर्स्ट वन वाज योर एंटिटी कंसेप्ट। वहाँ पे क्या हमने समझा, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट। राइट, बिजनेसमैन इन्वेस्ट मनी इन हिज बिजनेस, so he is termed to be the owner. Now when he invests money for the business, it would be termed to be the capital. बिजनेसमैन के लिए वो इन्वेस्टमेंट होगा और बिजनेस के लिए वो कैपिटल बनेगा। राइट, तो बिजनेस उसके लिए लायबल रहेगा। बिजनेस इज लायबल टू पे द कैपिटल बैक टू द ओनर। राइट, सो वो हमारे लायबिलिटी साइड में दिखता है। राइट, फिर उसका हमने एक एग्जांपल देखा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अगर बिजनेस के लिए हम पे करें तो वो हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आएगा, लेकिन अगर हम वही इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को अपने पर्सनल अकाउंट्स, मतलब वही इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अगर घर का हो हमारा और वो हम पे करें तो वो हम बिजनेसमैन की पर्सनल बुक्स में लिखेंगे। राइट, उसको रिकॉर्ड करेंगे ना। अगर ये इसके लिए हमने पैसे हमारे बिजनेस में से उठाए और बिजनेस के मनी से हमने हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे किया तो ये बनेगा हमारा ड्रॉइंग। राइट ना, कैपिटल ड्राइंग सब टर्म्स में आज के लेक्चर में डिटेल में आपको समझाऊंगी। नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट। तो ये फर्स्ट था हमारा एंटिटी कंसेप्ट, जहाँ पे हमने देखा ओनर एंड द बिजनेस एंटिटी बोथ आर डिफरेंट। राइट, नाउ नेक्स्ट इज मनी मेजरमेंट।
all the transactions that are measured in the monetary terms will be recorded in the accounting, right? So transactions that can be measured in money are recorded. Financial statements are prepared in the ruling currency of the country. कंट्री का जो रूलिंग करेंसी होगा इंडिया के व्यू पॉइंट से कौन सा है, INR, इंडियन रुपीज, तो हम उसमें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे, राइट? सो दैट वाज अवर नेक्स्ट कंसेप्ट। फिर हमने देखा पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। आपको कोई डाउट आए? आपने कल रीडिंग किया सभी ने? एवरीवन, आपने रीडिंग किया सबने? हेलो हेलो, यस। तो आपको कोई भी डाउट्स आए, आप मेरे साथ यहीं पे समरी में पूछते जाना। जिस भी कंसेप्ट में डाउट हो उसके साथ साथ पूछते जाना ताकि वो क्लियर हो जाए आपका, ओके। राइट? फिर हमने Okay. देखा पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, राइट, वेयर इन वी अंडरस्टूड कि हम इनडेफिनिट पीरियड के लिए अकाउंटिंग नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। हमें अकाउंटिंग एट डेफिनिट टाइम पीरियड के लिए करना रहेगा, क्योंकि हमें उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना रहता है। तो रेगुलर टाइम इंटरवल पे हमें वो इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करके कम्युनिकेट करवानी रहती है। तो जनरली हम कितने मंथ्स के लिए प्रिपेयर करते हैं? 12 मंथ्स के लिए। लेकिन आप 6 मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स के लिए, 15 मंथ्स के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बट जनरली 12 मंथ्स। एंड कौन सा ईयर यूज होता है? फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल to 31 मार्च। So accounting should be done for regular definite time intervals, generally 12 months, right? Thereafter we saw accrual concept। एक्रूअल कंसेप्ट के लिए मैंने आपको बोला कि अकाउंटिंग सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स। One is mercantile system of accounting and another is cash system of accounting. Accrual is another word of mercantile, right? Mercantile system में जो भी expense incur होते हैं या फिर पे होते हैं during the reporting period, वो सभी उसमें record होते हैं। हालांकि जब हम इनकम की बात करें तो जो भी इनकम अक्रू होती है या फिर रिसीव होती है वो सभी उस रिपोर्टिंग पीरियड में रिकॉर्ड होती है। अक्रू मतलब कि ड्यू हो चुकी है, अब हमें रिसीव होगी। एक्सपेंस इनकर हुआ मतलब कि हमने वो खर्चा कर लिया है लेकिन पेमेंट करना बाकी है, राइट? नाउ ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड दिस ऑल शैल बी रिकॉर्डेड, और हमारा प्रॉफिट क्या बनेगा? रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस। हालांकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में वी रिकॉर्ड ओनली एंड ओनली द कैश रिसिप्ट्स ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड एंड द कैश पेमेंट्स ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। अगर कोई इनकम अक्रू हो चुकी है लेकिन इस साल हमें रिसीव नहीं हुई है तो वो हम कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं करते। सो जनरली हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जनरली बिजनेसमैन फॉलोज अक्रूवल कॉन्सेप्ट, राइट? तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट भी मतलब 90% ऑफ द बिजनेस एंटिटी फॉलो अक्रूवल कॉन्सेप्ट, ठीक है? नाउ नेक्स्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट। वहाँ पे हमने क्या देखा? रेवेन्यू और एक्सपेंस को इक्वलाइज नहीं करना है, लेकिन दोनों समझ को नहीं आता, रिपीट कर। हाँ बेटे, कौन सा नहीं समझ आ रहा है? हेलो, मैचिंग। अक्रूवल नहीं समझ आया ऐसा? आपका आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है बेटा। अप्रूवल नहीं समझ आ रहा है? ऐसा हो तो मैसेज करके देखे ना, आपका वॉइस कट हो रहा है। हेलो, ओके। सो अक्रूवल कंसेप्ट मतलब क्या? आज तक आप लोग अकाउंटिंग करते आ रहे हो, 11th-12th में आपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किया, वहां पे आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए थे, हाँ या ना? आपने उसको लायबिलिटी साइड में दिखाया होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको पेमेंट करना बाकी होगा। कुछ याद आ रहा है आपको? फाइनल अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप का 11th-12th में किया है वो, ओके? यस। राइट, तो वहाँ पे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग इनकम जो रिसीव नहीं हुई थी इस साल, फिर हमने वो भी रिकॉर्ड किया था। जो प्रीपेड एक्सपेंस, अगले साल का खर्चा आज हमने पे कर दिया तो वो भी हमने एसेट साइड में रिकॉर्ड किया था, राइट?
तो ये सभी क्या था, अप्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के वजह से आपको ऐसा रिकॉर्ड करना हुआ था। मतलब क्या कि अप्रूवल बेसिस में, देखिए आज हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि आप है ना एक कैटरिंग का एग्जांपल लीजिए कि आप एक कैटरिंग सर्विस चला रहे हैं घर से, ठीक है ना। आपने ये कैटरिंग सर्विस चला रहे हैं तो आप फूड पार्सल हर साल मतलब रोजाना आप सेल करते हैं, राइट ना। इससे आपने ये सेल तो कर दिया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हर कोई कस्टमर आपको कैश में पे नहीं करता है, राइट। तो मानो कि आपने है ना पूरे साल में 1 लाख पैकेट सेल कर दिए फूड पार्सल्स, राइट। तो इसमें से आपके 80,000 पार्सल्स के मनी रिसीव हो गए, 20,000 के नहीं हुए, राइट। तो क्या अभी सेल में आप मेरे को ये बताना कि आप 1 लाख का सेल रिकॉर्ड करेंगे या फिर 80,000 का या फिर 20,000 का? 80,000. क्यों 80,000? आपने सेल तो 1 लाख किया है, आपने तो 20,000 का सिर्फ कैश रिसीव नहीं किया है। सी योर कैश इज नॉट रिसीव्ड, बट सेल तो हो चुका है, आपने फूड पार्सल तो उनको दे दिया है। तो ये आपके डेटर्स के तौर पे नहीं खड़ा रह जाएगा 20,000 वाला? आपको डेटर्स वर्ड याद आ रहा है? ट्रेड रिसीवेबल्स, Yes. ट्रेड डेटर्स। तो वहां पे तो आप सेल कितने का रिकॉर्ड करते? 1 लाख। कैश कितना रिसीव हुआ रहता? 80,000। एंड 20,000 कहाँ पे जाता? डेटर्स में। वाई सो? बिकॉज वी आर फॉलोइंग अक्रूवल सिस्टम। देखिए अगर आप यहाँ पे कैश सिस्टम फॉलो करते तब आप 80,000 रिकॉर्ड करते सेल में, लेकिन अब आप अक्रूवल फॉलो कर रहे हैं तो अक्रूवल कंसेप्ट ऐसा बोलता है आपने इनकम मतलब आपने सेल तो कर दिया, ठीक है, सिर्फ पैसा रिसीव नहीं हुआ है। आपने उनको सर्विस आपकी कैटरिंग की दे चुके हो, आप अपना फूड पार्सल उनको दे चुके हो, तो सिर्फ पैसा आने को बाकी है। तो आपको वो इनकम आपकी इस साल की है, आपने इस साल में ये फूड पैकेट दे दिया था, तो आपको इसी साल में वो इनकम रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, राइट। भले ही कैश रिसीव ना हुई हो, फिर आप उसको रिसीवेबल के तौर पे खड़े रख दे। आई होप यू आर ऑल आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, Yes. राइट। Yes. दूसरा एग्जांपल इसका लीजिए कि इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, राइट। अभी डिविडेंड है ना, दो डिविडेंड पहले डिक्लेयर होता है। शेयर्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपीज, तो आपके बैलेंस शीट में ये दिखेगा, बिजनेस की बैलेंस शीट में आपने दिखेगा बिजनेस के पैसे से ही आपने ये इन्वेस्टमेंट किया। नाउ थिंक कि आपको इसमें डिविडेंड डिक्लेयर हुआ फेब्रुआरी को, कि आपको सॉरी 1 मार्च को ये डिक्लेयर हुआ कि आपको ये 1,000 रुपीज का डिविडेंड इस 1 लाख इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा। तो क्या आप इसको रिकॉर्ड करेंगे? ये डिक्लेयर हो गया, अनाउंस हो गया, सिर्फ पैसा आना बाकी है, रिसीव हो रहा है 1 अप्रैल को, तो सिर्फ पैसा आना बाकी है। ये 1 मार्च 20 को हो रहा है, ये 1/4/20 को रिसीव हो रहा है। तो क्या आप ये डिविडेंड इनकम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे 1920 में? आंसर प्लीज। विल यू रिकॉर्ड दिस इनकम इन योर फाइनेंशियल ईयर 1920? Yes. Yes. No. Why so? Because Yes. we are following accrual system. Generally follow कौन सा होता है? accrual. We are not following cash system. तो वहाँ पे वो बोलते हैं इनकम अक्रू हो गई। देखिए ये डिक्लेयर हुआ, अनाउंस हो गया, मतलब तो पक्का आपकी इनकम फिक्स हो गई। तो दिस इज कॉल्ड इनकम अक्रू हो चुकी है, सिर्फ रिसीव नहीं हुई है, राइट। और अगर आपने कोई खर्चा किया, मानो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया आपको 15 मार्च को, राइट, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया शॉप का, और वो 15 मार्च को आपको बिल देके चला गया, आपने पेमेंट किया 5 अप्रैल को, तो आप उसको क्या करेंगे? इसी साल रिकॉर्ड करेंगे ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के तौर पे, इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे ना। आप एंट्री क्या पास करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। आपको कुछ याद आया? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस Yes. अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग Yes. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, राइट ना। वो क्यों ऐसा करते हो आप सभी? क्योंकि हम यहाँ पे अक्रूवल सिस्टम फॉलो करें। भले हमने कैश नेक्स्ट ईयर में पे किया, लेकिन ये खर्चा किस मंथ का था, किस साल का था? 1920 का। तो ये 1920 में ही रिकॉर्ड होगा, राइट। मैंने आपको सभी सेल इनकम एक्सपेंस के रिलेशन में आपको ये एग्जांपल दिया। आई होप अब आपको ये अक्रूवल सिस्टम समझ आ गया होगा। Yes.
राइट। इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि इनकम चाहे अक्रू हुई हो चाहे रिसीव्ड हुई हो, राइट। आपको कैश हाथ में मिला हो या फिर अक्रू हुई सिर्फ हुई हो, आपने इनकम का सर्विस दे दिया हो, सेल दे दिया हो और सिर्फ अक्रू ही हुई हो, राइट। अब यहाँ पे आप एक बात समझे, मैं ऐसा ही नहीं बोल रही कि हमेशा अक्रू होने के बाद ही आपको ये इनकम आएगी। ऐसा भी होता है कि आपको एडवांस में कैश मिल जाए तब भी आपको रिकॉर्ड कर ही लेना है, राइट। अब मानो कि आपने कोई इंटरेस्ट इनकम है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर की इस साल आपको मिल गई, तो ये प्री रिसीव्ड इनकम के तौर पे आप रिसीव कर लेंगे, राइट। ये आपकी लायबिलिटी बनेगी कि आपने इनकम एडवांस में ले लिया, आपको नेक्स्ट ईयर, और आप मानो 31 मार्च को ट्रांजैक्शन हुआ, कोई पार्टी आपको गुड्स परचेज करने के लिए आपके पास से बोला कि आप मेरे को ये गुड्स देंगे, आपने बोला हाँ जी देंगे, 5000 का रुपीज का गुड्स आपने सेल किया, लेकिन उन्होंने बोला मेरे को डिलीवरी आप 3 अप्रैल को ही देना, तो क्या करेंगे, सेल का ट्रांजैक्शन इसी साल रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि हमें गुड्स डिलीवर करना बाकी, वहाँ पे हमारे क्या होगा, रिसीवेबल आ जाएगा, ठीक है ना, पैसा हमें रिसीव हो जाएगा, तो कैश में तो हम रिकॉर्ड कर ही लेंगे, राइट, सिर्फ हमें डिलीवरी देनी बाकी रहेगी। वैसे ही हमारी प्री रिसीव्ड इनकम होती है कि नेक्स्ट ईयर हमें कोई इनकम आने वाली थी, नेक्स्ट ईयर की कोई इनकम थी, वो इस साल हमें मिल गई, तो हम प्री रिसीव्ड इनकम लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। ऐसी बहुत सारी एंट्रीज हमने 11th-12th में की होगी, राइट। तो वो क्यों, बिकॉज वी आर फॉलोइंग अक्रूवल सिस्टम, वी आर नॉट फॉलोइंग कैश सिस्टम, राइट। आई होप योर डाउट इज क्लियर नाउ बेटा। Yes. Okay. Thank you. Welcome. So next, matching concept. All the expenses matched with the revenue of that period shall be recorded in financial statements. इसका एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे दूंगी कि अगर आपने 1 लाख रुपीज का गुड्स है, राइट, उसमें से 80,000 रुपीज के गुड्स सेल कर दिए, तो ये 80,000 गुड्स का जो भी आपने एक्सपेंस किया हुआ रहेगा वो आप इसी साल रिकॉर्ड कर देंगे, राइट। इसको बेचने में जो भी एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट, शॉप रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, राइट, मार्केटिंग, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, जो भी है वो इस साल रिकॉर्ड कर देंगे। सो आप रेवेन्यू को एक्सपेंस के साथ मैच कर देंगे, जो भी रेवेन्यू रियलाइज करने में आपको जो भी खर्चा हुआ आप वो इसी साल रिकॉर्ड कर देंगे, राइट। नाउ अवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न में हमने क्या समझा कि हर कोई बिजनेस एंटिटी अज्यूम करके चल रहा है कि अवर बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फोरसीएबल फ्यूचर, आगे आते साल में हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे हम हमारी लाइफ के लिए सोचते हैं कि अभी हम जिंदा है, अभी भी हम जिंदा रहेंगे, मौत तो सबको आने वाली है लेकिन पता नहीं है कब आने वाली है, तो वी अज्यूम कि हम तो अभी जिंदा रहने वाली है थोड़े साल तक। वैसे बिजनेस भी सोचता है कि खत्म तो होना है लेकिन अभी तो हम आते साल तक कंटिन्यू करने ही वाले हैं। सो कंटिन्यूइंग बिजनेस ऑपरेशंस इन अ फोरसीएबल फ्यूचर, there is neither an intention nor a necessity, ना ही हमारा कोई इरादा है ना ही कोई हमारे ऊपर जरूरियात है कि हम हमारे मटेरियल बिजनेस ऑपरेशंस को स्टॉप कर दें, राइट। सो ये था हमारा गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न के लिए एक एग्जांपल ऐसा है कि अगर हमारे फैक्ट्री हमारे शॉप में आग लग गई, उसकी वजह से पूरे प्रोडक्ट सभी जल गए, राइट, और हमें करोड़ों रुपीस का लॉस हो गया। अभी मानो आपके पास इंश्योरेंस भी नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग मतलब पूरा लॉस में आ गए ना, पूरी इंसॉल्वेंट बन जाएगी, पूरे बिजनेसमैन पूरा इंसॉल्वेंट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी बिजनेस में सभी चीजें जल गई, करोड़ों रुपीस का लॉस हो गया, इतना एसेट्स है ही नहीं कि हम उसका रिपेमेंट कर सके, तो बिजनेस शट डाउन करने का नौबत आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, गोइंग कंसर्न हिट हो गए, यहाँ पे गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं होगा, राइट। Now, next cost concept. Assets are recorded to its historical cost. हर एक asset को हम historical cost, that is acquisition price पे record करते हैं, जिस price पे आप उसको खरीदते हैं, right? Next is realization, that is the realizable value. आप अगर आज ये asset को बेचने जाए तो आपको उसमें से कितने पैसे मिलेंगे, उस वैल्यू से हमें रिकॉर्ड करना रहता है, और जब तक वो बिजनेस रियलाइज नहीं करते हैं तब तक उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हम कर रहे हैं 11th-12th से। आप जब से भी अकाउंटिंग सीख रहे हैं, आपने अभी तक क्या सीखा है, डबल एंट्री। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैव अ ड्यूअल एस्पेक्ट, हैव अ ड्यूअल इफेक्ट, राइट। हर एक का डेबिट होता है, हर एक का क्रेडिट होता है, राइट। तो 2 एस्पेक्ट्स है हमारे हर एक ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स के, राइट। सो
आपने इसीलिए आपने सुना होगा कि एक मतलब एक ट्रांजैक्शन हुआ, जैसे कि सेल्स का एग्जांपल मानते हैं, सेल ऑफ गुड्स ऑफ ₹5,000 इन कैश, तो क्या होगा आपका कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश दैट इज अवर एसेट, राइट, तो एसेट इंक्रीज होगा, राइट, एंड सेल्स हुआ तो वो हमारा इनकम रहेगा, राइट, और उसकी वो सेल्स होगा तो हमारा इन्वेंट्री है वो रिड्यूस हो जाएगा, राइट, तो वहाँ पे एसेट हमारा डिक्रीज हो जाता है, वहाँ कहीं पे एसेट इंक्रीज होता है तो लायबिलिटी डिक्रीज होती है, या फिर एसेट इंक्रीज होता है तो और कोई एसेट डिक्रीज होता है, या फिर वाइस वर्सा। ठीक है, तो हमने एक डेफिनेशन एक इक्वेशन डिराइव कर लिया कि हमारा इक्विटी क्या है, एसेट ऑल द एसेट्स माइनस ऑल द लायबिलिटीज, राइट, तो अगर हमें एसेट्स फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज का टोटल लगाएंगे। अभी हमारी एसेट्स कौन सी रहती है, फिक्स्ड एसेट्स दैट इज नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, उसको मिला के हमें टोटल एसेट्स मिलते हैं, राइट, एंड इक्विटी है, लायबिलिटीज हमारी कैसी होती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज, उसमें इक्विटी मिलाएंगे तो हमारे टोटल एसेट्स मिल जाएगी। अभी इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आप यहाँ पे साइड कर दे तो आपको क्या मिलेगा, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, मतलब कि इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कब आपको सम अप होगी, जब आप फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल करेंगे। मतलब क्या मैम, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, वर्किंग कैपिटल ऐसा मनी है जो आपका रोजाना बिजनेस डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस करने में आप जो पैसे यूज करते हैं उसको वर्किंग कैपिटल बोला जाता है, राइट, दिस इज ये हमारा एक रूटीन लाइफ साइकिल रहता है बिजनेस में, उसमें पैसा घूमता रहता है, ये इट इज ऑलवेज फॉर शॉर्टर देन 12 मंथ्स, राइट, इसलिए उसको वर्किंग कैपिटल बोला जाता है, राइट। जब आप फिक्स एसेट्स को वर्किंग कैपिटल के साथ ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। नाउ अवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वाज कंजर्वेटिज्म, इसका दूसरा नाम है प्रूडेंस, राइट, ऑल द प्रोबेबल लॉसेस आर रिकॉर्डेड, howsoever probable gains shall not be recorded, right, सभी लॉस प्रोबेबल लॉसेस को हम रिकॉर्ड करेंगे, राइट, बट जो भी गेन्स होने वाला है, जो अभी तक आपको रियलाइज नहीं हुआ है, वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, राइट, मतलब हम यहाँ पे कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, डर डर के चला रहे हैं, प्रॉफिट को ज्यादा नहीं दिखा देना है, लेकिन कोई खर्चा आने वाले, कोई एक्सपेंस आने वाला है तो हम डर डर के जी रहे कि हमारा कैश जाएगा, हमारा नुकसान होगा, इतने सा लॉस आएगा, तो हम उसको पहले से ही प्रोवाइड कर देते हैं, इसके लिए प्रोविजन का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ, राइट। नाउ नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का बेस्ट एग्जांपल है, स्टूडेंट को बोला जाता है आप कंसिस्टेंटली पढ़िए, वाई सो, बिकॉज हमें रोजाना पढ़ाई मतलब रोजाना पढ़ाई करनी चाहिए, एक दिन करे एक दिन ना करे तो उस गैप की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट। नाउ यहाँ पे हम क्या बोलते हैं अकाउंटिंग के रिलेशन में कि हमें हर साल एक तरह की अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करनी चाहिए, वरना जो यूजर्स है हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, राइट, सो सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज शैल बी फॉलोड फ्रॉम ईयर टू ईयर, लेकिन उसका मैंने एक्सेप्शन बोला था कि आप उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 3 रीजंस की वजह से। कौन सा रीजन था, फर्स्ट वाज चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दूसरा था चेंज इन स्टैट्यूट दैट इज लॉ में कोई चेंज आया, फिर तीसरा क्या था that the change will enable better presentation of financial statements and reflect true and fair view, ठीक है, वो एसेट का ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाने के लिए ये मेथड चेंज करना जरूरी है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रेजेंटेशन अच्छे से हो पाए, तब जाके आप उसको चेंज कर सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वाज मटेरियलिटी, those transactions that changes or impacts the economic decisions of users अगर कोई डिसीजन लेना चाहे जो इकोनॉमिक डिसीजन है, मतलब कि शेयर होल्डर जैसे मान लो वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये इकोनॉमिक डिसीजन है कि उनको पैसे लगाने पड़ेंगे आपकी कंपनी में, तो क्या अपनी कंपनी उतनी वायबल है कि उनका इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा, उनके इन्वेस्टमेंट पे उनको रिटर्न मिलेगा, तब जाके वो अपने शेयर में इन्वेस्टमेंट करता है ताकि उनको डिविडेंड अच्छे से मिल सके, उनको अदर बेनिफिट्स आपकी कंपनी से मिल सके, और जब वो बेचने जाए तो उनका अच्छा मार्केट प्राइस भी उनको मिले,
तो ये इकोनॉमिक डिसीजन पे कोई असर आ जाए, आपका कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ है उसकी वजह से, तो ये मटेरियल ट्रांजैक्शन हुआ। मटेरियलिटी की और कोई डेफिनेशन कहीं पे भी डिराइव्ड नहीं है। मटेरियलिटी इज डिपेंडिंग ऑन द पर्सनल जजमेंट ऑफ द अकाउंटेंट। ये हमारा पर्सनल डिसीजन रहेगा कि हमारे लिए कौन सी चीज मटेरियल होगी, लेकिन उसको डिसाइड करने के लिए हम नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, हमारा टर्नओवर, हमारी एसेट्स, उन सबको देख के हम वो डिसाइड करेंगे, राइट। नेक्स्ट वर्ड के फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। आप ये चीज याद रखना कि ये आंसर आपको फाइनल तक काम आएगा, ये आपका AS1 का पॉइंट है, राइट। और ये भी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, ये भी आपका AS1 का पॉइंट है, इंटर में भी आएगा, फाइनल में भी आएगा, ये दिलो दिमाग में उतार लेना। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस मतलब क्या मैम? मतलब ये कि ये आपके अकाउंटिंग के बेस है। अगर आपको किसी ने भी अकाउंटिंग बना के दिया, आपको किसी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दिया, तो जो यूजर होता है वो मनोमन समझ लेता है कि आपने ये 3 कंसेप्ट फॉलो किए हुए हैं। कौन से मैम? पहला है गोइंग कंसर्न, कि आप आगे बिजनेस चलाने वाले हैं। दूसरा कौन सा? कंसिस्टेंसी, आप पॉलिसी को हर साल एक तरह से फॉलो कर रहे हैं। तीसरा कौन सा? अक्रूवल, आप कैश सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे, अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। ये 3 चीज यूजर अज्यूम कर लेता है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस अजम्पशन पे बनाए हुए हैं, राइट। अगर आपने इसमें से कोई भी फॉलो नहीं किया है तो आपको नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर देना रहता है। इनके अलावा जो भी कंसेप्ट है आप उसको यूज करें ना यूज करें, सभी का इंफॉर्मेशन आपको नोट्स टू अकाउंट्स में देना रहता है, राइट। तो ये हुआ आपके फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। अब हमारा नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सिर्फ 4 पॉइंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अंडरस्टेबिलिटी, यूजर को समझ में आना चाहिए। यूजर के पास बेसिक मार्केट नॉलेज है, थोड़ा इकोनॉमिक नॉलेज है, उनके पास पूरा अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है, तो उनको समझ में आ जाना चाहिए, इतना आसान रहना चाहिए। दूसरा रिलायबिलिटी, उस पर विश्वास कर सके, उस तरह से एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमें देनी चाहिए। रेलेवेंस, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, मटेरियल इंफॉर्मेशन हमें देनी चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स खुद बोलते हैं कि आपको मटेरियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने रहेंगे, राइट। फिर नेक्स्ट कंपेरेबिलिटी, आपके इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो कंपेरेबल हो। वो कब कंपेरेबल बनेगी? जब आपने ये सभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस को अच्छे तौर पे फॉलो किया होगा अपनी अकाउंटिंग करते वक्त, राइट। कंपेरेबिलिटी किस हिसाब से? इंटरफॉर्म कंपैरिजन, इंट्राफॉर्म कंपैरिजन एंड ईयर वाइज कंपैरिजन। अब आप इस 3 वर्ड से वाकिफ हो जाना। ईयर वाइज मतलब नेक्स्ट प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के साथ कंपेयर कर सके। इंटरफॉर्म मतलब सेम इंडस्ट्री में अलग अलग फॉर्म के साथ आप कंपेयर कर सकें। तीसरा है इंट्राफॉर्म कंपैरिजन, अपनी फॉर्म में खुद ब खुद अपनी ब्रांच के साथ या फिर अपने डिपार्टमेंट्स के साथ आप उसको कंपेयर कर सकें, राइट। सो यहाँ पे हमारा लास्ट वाला चैप्टर हुआ खत्म। ये उसकी शॉर्ट नोट्स जो आपको प्रिपेयर करनी रहेगी। जल्दी से अब हम MCQs डिस्कस कर लेते हैं। All the following items are classified as fundamental accounting assumptions. अभी आप सभी को मुझे आंसर करना पड़ेगा, राइट। सो एक्सेप्ट कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न या बिजनेस एंटिटी। एनीवन? बिजनेस एंटिटी। राइट। वाई सो? क्योंकि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन में 3 आते हैं, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल, कंसिस्टेंसी। बिजनेस एंटिटी नहीं इंक्लूड होता है। नेक्स्ट, 2 प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर। मैंने आपको बोला वो 4 पॉइंट ही रेलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारे प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। तो यहाँ पे देखिए कौन सा प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका? एनीवन? रेलेवेंस एंड एक मिनट। यस बेटा, रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। सी, पहले पॉइंट में लिखा है अंडरस्टेबिलिटी, लेकिन मटेरियलिटी उसमें इंक्लूड नहीं होता है। फिर न्यूट्रलिटी एंड अंडरस्टेबिलिटी, अंडरस्टेबिलिटी आता है लेकिन न्यूट्रलिटी नहीं आता है। सो आंसर आएगा रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। कौन से 4 थे? अगेन रिवाइज, अंडरस्टेबिलिटी, रिलेवेंस, रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। नेक्स्ट, Kanika Enterprises follows written down value method of depreciation
machine depreciating machine year after year due to dash. अभी आप यहाँ पे कौन सा फॉलो कर रहे हैं, कौन सा कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं? कंसिस्टेंसी। यस, वाई सो? क्योंकि हम सेम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल फॉलो कर रहे हैं, राइट? नेक्स्ट, ए परचेज अ कार ऑफ रुपीज फॉर 5 लाख मेकिंग अ डाउन पेमेंट ऑफ 1 लाख and signing a 4 lakhs bill payable due in 60 days. As a result of this transaction, A, B, C, D, total asset increased by 5 lakh, total liabilities increased by 4 lakh, total assets increased by 4 lakh with the corresponding liabilities by 4 lakh. Anyone? सी। अभी मेरे को कोई प्रूव करेगा कि C क्यों? यस, बोलो। 4 लाख उसको बाकी है देने का, इसलिए वो तो लायबिलिटी हो गई। ओके, ठीक है। अब 5 लाख की उसने परचेज की कार, पर उसका कैश 1 लाख जाएगा, इसलिए 4 लाख की एसेट होगी। यस, वेरी गुड बच्चा। हमारा बैंक 1 लाख से रिड्यूस हो जाएगा, कैश या बैंक, और एसेट हमारी 5 लाख से प्लस हुई, लेकिन 1 लाख का पैसा चला गया, इसलिए 4 लाख नेट एसेट्स हमारी इंक्रीज हुई और लायबिलिटीज भी 4 लाख से इंक्रीज हुई। बिल्स पेबल हमने दिया कि हम उसको 60 डेज बाद पेमेंट कर देंगे। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट, मोहन परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज 15 lakh and sold 4/5 of goods amounting 18 lakh and met expenses amounting rupees 2,50,000 during the year 2015. He counted profit as 3,50,000. Which of the accounting concept is followed by him? मैचिंग। यस, वेरी गुड। यहाँ पे जितना सेल्स किया, जितना उनको रेवेन्यू मिला, उसके सामने उन्होंने वही चीजों का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया और नेट प्रॉफिट कंप्यूट किया। सो दैट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, अ बिजनेसमैन परचेज्ड गुड्स फॉर 25 lakhs and sold 80% of such goods during the accounting year ended 31st March 2017. The market value of remaining goods was 4 lakh. He valued the closing inventory at cost. He violated the concept of, आंसर दीजिए। Anyone? डी, कंजर्वेटिज्म। क्यों कंजर्वेटिज्म? कोई मेरे को बताएगा? हिस्टोरिकल प्राइस पे रिकॉर्ड, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना। हाँ, 25 lakhs का हमने 80% बेचा, तो हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है? कोई कंप्यूट करके मेरे को देगा 25 lakhs का 80%? Anyone? 20 lakh. ओके, थैंक यू। 20 लाख। 20 lakh. 20 lakhs, तो 25 lakhs में से 20 lakhs तो बिक गए, मतलब कि कितने का कॉस्ट ऑफ गुड्स बाकी रहा है? 5 lakhs। कॉस्ट क्या है? 5 lakhs, और मार्केट वैल्यू क्या है? 4 lakhs, राइट? तो हम यहाँ पे कॉस्ट पे वायलेटेड कॉस्ट पे कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे कौन सा वायलेट हो रहा है? कंजर्वेटिज्म। क्यों वैसा? क्योंकि कॉस्ट है 5 लाख और मार्केट वैल्यू है 4 लाख, तो हमारा प्रोबेबल लॉस कितना हुआ बेटा? 1 लाख। आपको समझ आई चीज? राइट। तो ये प्रोबेबल लॉस उनको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था। जब इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में ऐसा होता है कि मार्केट वैल्यू गिर जाए, तो जो भी प्रोबेबल लॉस है उसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो इसकी एंट्री ऐसे होगी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री। ये उन्होंने नहीं किया और ज्यादा अमाउंट से उन्होंने रिकॉर्ड किया, इसलिए उन्होंने यहाँ पे कंजर्वेटिज्म फॉलो नहीं किया है, प्रोबेबल लॉस को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, राइट? नेक्स्ट, capital brought in by proprietor is an example of, anyone? Increase in asset, increase in liability, increase in liability, decrease in asset, increase in asset and decrease in liability. क्या होगा? increase in liability and increase in
एसेट। वाई सो? कि अगर कैपिटल आ रहा है, सी कैपिटल आ रहा है तो कैपिटल क्रेडिट होगा ना, एंट्री क्या पास होगी? ओनर जब पैसे ला रहे हैं बैंक से, राइट, कैपिटल के रूप में, तो एंट्री क्या आपकी पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, राइट। तो ये जो आई अमाउंट, तो हमारी एसेट भी इंक्रीज हुई और यहाँ पे हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई, राइट। सो इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। नेक्स्ट, assets are held in business for the purpose of anyone? earning revenue. Yes, हम एसेट को एसेट को यूज करके हमारा बिजनेस चलाएंगे, उससे हमें रेवेन्यू मिलेगा। सो अर्निंग रेवेन्यू। नाउ नेक्स्ट, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स इज जनरली रियलाइज्ड इन पीरियड इन विच कैश इज कलेक्टेड, सेल इज मेड, प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड। एनीवन? एनीवन? ए। यस, क्योंकि रियलाइज कब होगा? जब हमें कैश मिलेगा, राइट। यहाँ पर उन्होंने रियलाइज की बात की हुई है, राइट। नेक्स्ट, assets are held for the assets are held in the business for the purpose of, वो हो गया, सॉरी, मेरे को नीचे आना चाहिए ना, revenue from sale भी हो गया। The concept of conservatism when applied to the balance sheet results in understatement of assets, overstatement of assets, overstatement of capital। कोई मेरे को बताएगा? Anyone? अंडरस्टेटमेंट ऑफ एसेट्स। क्यों बेटा? मेरे को रीजन बताएंगे आप बेटा? एसेट। ऐसा क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका कंजर्वेटिज्म अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। मेरे को कोई बता सकता है? अभी हमने एक इन्वेंट्री वाला एग्जांपल लिया, उससे तो कुछ सोच के बताया मेरे को। देखिए बेटा, क्यों अंडरस्टेटमेंट ऑफ एसेट्स? कि हमने देखो अभी इन्वेंट्री का बोला ना, 5 लाख की इन्वेंट्री उन्होंने रिकॉर्ड कर दी, राइट। तो क्या हुआ था कि आपका जो मैंने क्या एंट्री पास की थी, पीएनएल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू इन्वेंट्री 1 लाख, ठीक है। इससे क्या हुआ, एसेट आपका इन्वेंट्री अब तक बुक्स में कितने से पड़ा था? 5 लाख से। अब ये लॉस आने वाला है, तो पीएनएल से प्रोबेबल लॉस हमने रिकॉग्नाइज किया और ये 4 लाख हो गया, इसलिए हमारा एसेट अंडरस्टेट होता है। जो भी प्रोबेबल लॉस होने वाले हैं होते हैं, हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उस वजह से हमारा जो एसेट होता है वो डिक्रीज होता है। अंडरस्टेट मतलब के डिक्रीज होना, राइट। नाउ नेक्स्ट, decrease in amount of trade payables results in, anyone? Decrease in assets. Decrease in amount of trade payables results in, क्यों? Decrease in assets. क्योंकि कैश में हम पे किया होगा ना, तो assets कम होगी। Yes, very good, right? हमने उतना पेमेंट कर दिया होगा, इसलिए हमारा एसेट्स डिक्रीज हुआ रहेगा, राइट। नेक्स्ट, एक सेकेंड, हाँ, डिक्रीज, ये तो कैश फ्लो वाला कंसेप्ट हो जाएगा, राइट। नहीं 4 लाख फिर 3 लाख से डिक्रीज हुआ तो ये इनफ्लो होएगा। सी यहाँ पे एक दूसरा कंसेप्ट आता है,
डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ ट्रेड पेबल्स के लिए जब आप ये नेक्स्ट ईयर इंटर में ना कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ये AS3 है आपका, ये कंपनी को कंपलसरी बनाना रहता है राइट। उसमें वो लोग क्या करते हैं, हर साल मतलब ओपनिंग क्लोजिंग टैली करते हैं। मानो कि ये आपका ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है राइट, ट्रेड पेबल्स का। अभी ट्रेड पेबल्स पहले 4 लाख थे एट द ईयर के स्टार्ट में, और अब 3 लाख है, ठीक है। तो इसकी वजह से वो लोग क्या बोलते हैं कि जो हमारा ट्रेड पेबल्स है वो इंक्रीज हुआ राइट, तो हमने पेमेंट डिक्रीज हुआ तो हमने पेमेंट कर दिया राइट। मैंने इंक्रीज वाला सोच लिया, हाँ बराबर। डिक्रीज हुआ मतलब हमने पेमेंट कर दिया, तो डिक्रीज इन एसेट्स, वो सही है। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा कैश फ्लो पे चली गई। अभी इंटर वाला को पढ़ा रही है तो वो सब दिमाग में घूम रहा है, सॉरी बेटा। नाउ नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एनीवन? मटेरियलिटी। यस, मटेरियलिटी के बेसिस पे हम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। जो भी 10-20 रुपए वाला खर्चा किया होगा ना, तो वो हम करोड़ों का बिजनेस रहता है तो उसमें रिकॉग्नाइज नहीं करते। मटेरियलिटी बेसिस पे हम एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। फिर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज स्प्लिट इनटू द पीरियोडिक इंटरवल टू मेजर इट्स परफॉर्मेंस एज पर एनीवन? पीरियोडिसिटी। यस, इकोनॉमिक लाइफ एंटरप्राइज का स्प्लिट होता है हमारे पीरियोडिक इंटरवल पे, क्योंकि हम पीरियोडिसिटी कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं जहाँ पे हम रेगुलर टाइम इंटरवल पे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें परफॉर्मेंस पता चल सके उस पीरियड का। नेक्स्ट, इफ एन इंडिविजुअल एसेट इज इंक्रीज देयर विल बी करस्पॉन्डिंग increase of another asset or increase of capital, decrease of another asset or increase of liability, decrease of specific liability or decrease of capital. Anyone? B, decrease of other assets or increase of liability. Yes, राइट। सी ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आपका कैपिटल कभी डिक्रीज नहीं होने वाला है। देखिए, अगर आपने कुछ एसेट इंक्रीज किया, आपने बैंक लाए कैपिटल के फॉर्म में, पैसे लाए, बैंक बैलेंस लाए, तो बैंक डेबिट होगा टू कैपिटल, तो कैपिटल भी इंक्रीज हुआ, बैंक भी इंक्रीज हुआ, एसेट भी इंक्रीज हुआ। अगर आपने लैंड लाए कैपिटल के फॉर्म में, तो लैंड डेबिट टू कैपिटल, तो अगेन एसेट भी इंक्रीज होगा, कैपिटल भी इंक्रीज होगा। तो कैपिटल तो कभी डिक्रीज नहीं होगा जब कोई एसेट इंक्रीज हो रहा है राइट। सो आपको तो ये सिर्फ 2 ऑप्शंस में ही सोचने का था। नाउ नेक्स्ट, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। क्या हुआ? डिक्रीज इज टोटल एसेट्स, इंक्रीज इज टोटल एसेट्स, रिटेन्स टोटल एसेट्स अनचेंज्ड। सी। यस, क्योंकि मशीनरी मतलब कि हमारा एसेट इंक्रीज हुआ। मानो 1 लाख का मशीनरी परचेज किया तो मशीनरी डेबिट राइट टू कैश, तो मशीनरी 1 लाख से इंक्रीज हुआ और कैश 1 लाख से डिक्रीज हुआ, तो इसकी वजह से दोनों नील हो गया हमारा इफेक्ट, इसलिए रिमेन्स अनचेंज्ड। Consider the following data pertaining to Alpha Limited. Cost of machinery purchased on 1st April 2016, 10 lakh. Installation charges 1 lakh. Market value as on 31st March 2017, 12 lakhs. While finalizing the annual accounts, if company values machinery at 12 lakhs, which of the following concept is violated? Anyone? आपने 1/4/2016 को ये मशीनरी परचेज की, कौन सी अमाउंट से आप रिकॉग्नाइज किए? 11 लाख से। क्यों मैम? इंस्टॉलेशन चार्जेस भी हमारा खर्चा उसके लिए हुआ था, यहाँ पे मशीनरी यहाँ तक पहुंचाने के लिए, इनके यूज में मतलब मशीनरी को पुट टू यूज करने के लिए ये एक्सपेंडिचर हमारा इनकर हुआ था, इसलिए वो भी
हमारा रिकॉर्ड होगा, राइट। तो इन 11 लाख से हमारा मशीनरी रिकॉग्नाइज करना चाहिए था, उन्होंने 12 लाख पे किया है वैल्यू मशीनरी को, तो कौन सा कॉन्सेप्ट वायलेट हुआ? एक्रूड। एक्रूवल कहाँ से बेटा, यहाँ पे पैसों की तो बात ही नहीं हो रही है। Cost. यस, कॉस्ट, वेरी गुड, क्योंकि आपका कॉस्ट कितना था 11 लाख, मार्केट वैल्यू कितना है 12 लाख। अगर आप मार्केट वैल्यू पे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मतलब आप कॉस्ट कंसेप्ट को वायलेट कर रहे हैं। आपको बोला था कि कॉस्ट कंसेप्ट के हिसाब से हिस्टोरिकल कॉस्ट पे एसेट को रिकॉर्ड करना रहेगा, मतलब 11 लाख से रिकॉर्ड होना चाहिए था, लेकिन हुआ कितने से 12 लाख से, तो कॉस्ट कंसेप्ट वायलेट हुआ। आई होप अब आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया है, राइट? Any doubts? Yes. No. ओके, आज जिनका रीडिंग बाकी रह गया था वो रीडिंग कर लीजिए, और मेरे को आज इसकी समरी अब कंप्लीट चाहिए, मंडे को मैं ये चेक करूंगी, राइट? अब थोड़ा सा कंसेप्ट हम आगे लेते हैं और हमें थोड़ा समझना है, राइट? हमने वहाँ पे एंटिटी कंसेप्ट में समझा कि बिजनेसमैन एंड बिजनेस अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंसान को ऐसा आइडिया आता है कि मेरे को कोई बिजनेस करना है, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ओपन करनी है, तो वो एम्प्लॉयज को ले आता है और सभी काम करने लगते हैं। ऐसे फैक्ट्री एक ओपन कर रहा है जहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। या फिर मानो कि एक इंसान को ऐसा आइडिया आया कि मेरे को ट्रेडिंग बिजनेस करना है, तो वो ऐसा एक ट्रेडिंग बिजनेस खुद का मॉल में एक ऐसा शॉप ओपन करता है, राइट? तो ये दोनों एग्जांपल हमने देखे। यहाँ पे वो बिजनेस ओपन कर रहा है, तो बिजनेस का मतलब क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, राइट? बिजनेस का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर बीइंग अंडरटेकन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। सो ये हुआ बिजनेस। अब यहाँ पे बिजनेसमैन दैट इज द ओनर, इसको इरादा हुआ और इसने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ओपन कर दी, या फिर मानो इसको इरादा आया और इसने ट्रेडिंग बिजनेस ओपन कर दिया, तो इसके लिए उसको इन्वेस्टमेंट लगा होगा। तो ये है बिजनेस और ये है बिजनेसमैन। यहाँ पे उसने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट की तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल, राइट? बिजनेस के लिए वो होता है कैपिटल, बिजनेस को वो कैपिटल उनको वापस देना रहता है, राइट? नाउ कैपिटल दो टाइप्स के होते हैं। सो हमने कैपिटल दो टाइप्स के होते रहते हैं। कौन से? किस तरह के? तो कैपिटल कैन बी ऑफ कैश और काइंड। सी फर्स्ट हमने समझा बिजनेस, राइट? तो बिजनेस इज an economic activity being undertaken in an organized manner, right? Being undertaken in an organized manner, ये भी आपको अपने नोट्स में लिखना रहेगा। ये थोड़ा बेस बना रही हूँ, अब हमें प्रैक्टिकल चैप्टर्स की तौर आगे बढ़ना रहेगा। यहाँ पे आपका यूनिट 3 है ना, वहाँ पे आपको डेफिनेशंस दी हुई है, ग्लॉसरी दिया हुआ है, तो वहाँ की हम अलग अलग डेफिनेशंस यहाँ पे समझ रहे हैं। बाकी अगर कोई डेफिनेशंस रह जाए तो आप उसको पढ़ लेना, और आपको कोई डाउट आए तो मेरे को बोलना। आज लेक्चर में मेरा पूरा नहीं हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में भी ये डेफिनेशंस वाला पार्ट कंटिन्यू होगा, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप वो सभी पढ़ना, ठीक है? सभी शायद कवर ना हो सके, ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। डेफिनेशन आपको इसलिए दी जा रही है कि आपको समझ आए कि इसे कॉन्सेप्ट बोलना क्या चाहता है, राइट? तो एक्चुअल में तो वो आपका पर्सनल रीडिंग पार्ट रहता है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट कवर करवा लेती हूँ। तो ये हुआ बिजनेस। अब ये जो बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया, ठीक है, ये बिजनेस एंटिटी, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल दो तौर पे होते हैं, कैश में भी वो दे सकता है, या फिर बैंक बैलेंस भी दे सकता है, या फिर काइंड में भी दे सकता है। काइंड में मैम मतलब क्या? वो कोई लैंड है, कोई प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, ऐसा भी ला सकता है, राइट? तो इसको हम बोलेंगे कैपिटल, राइट? नाउ अभी इस बिजनेसमैन को इसको इरादा आया और इसने बिजनेस ओपन तो कर दिया, लेकिन अब क्या हुआ कि इनको ऐसा अभी खर्चा करना है, ठीक है? तो अब क्या होगा कि उनको पैसे चाहिए खर्चा करने के लिए, तो वो बिजनेस में से विड्रॉ करने आया।
ठीक है, अभी उसको बिजनेस से पैसे चाहिए तो हम उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स, राइट। ड्रॉइंग्स मतलब क्या, कैपिटल मतलब क्या कि ओनर का जो इन्वेस्टमेंट है दैट द ओनर कंट्रीब्यूट्स टू बिजनेस, राइट। सो ये आपका डेफिनेशन दूसरा वाला हुआ कैपिटल का, राइट। फर्स्ट डेफिनेशन हमने देखा बिजनेस, दूसरा डेफिनेशन हमने देखा कैपिटल, राइट ना। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा आएगा दैट इज ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या है, द अमाउंट दैट ओनर विड्रॉज, the amount that owner withdraws for its personal use, for its personal use, right। now आप अब मेरे को बोलिए कि ड्राइंग्स वो कितना कर सकता, कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकता है कोई भी ओनर, कोई मुझे बता सकता है, एनीवन, कौन सी अमाउंट तक वो विड्रॉ कर सकता है, चलो चलो आंसर दो बेटा। जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया हो उतना। सी, यही मिसकंसेप्शन है, यही आपके दिमाग में एक गलती हो रही है। सभी को मतलब एकेडमिक में भी कहीं ना कहीं यही लगता है कि हम जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करें ना उतना उठा सकता है, लेकिन एक दफा आप प्रैक्टिकली सोचिए कि अगर आपने कैपिटल, जितनी अमाउंट कैपिटल की है उतनी सब उठा ली तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा? कोई लिमिट सेट की हुई उतने तक? नहीं, आप सिर्फ बिजनेस से प्रॉफिट्स उठा सकते हैं। सो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आएगा। एकेडमिक्स में तो ठीक आपको है ना, अभी तक अकाउंट्स में ऐसे ही लिखते थे कैपिटल एड प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, इसलिए आप सबको ऐसा लगता है कि हम पूरी कैपिटल की अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये गलत है। हम सिर्फ अप टिल द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हम विड्रॉ कर सकते हैं। सो अप टिल द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ड्राइंग्स कैन बी डन, ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगा। अप टिल द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ओनर कैन विड्रॉ मनी। अब मैम अगर लॉस होगा तो क्या, तो वो विड्रॉ नहीं कर पाएगा, ऑलरेडी लॉस है, उनको पेमेंट्स करने के लिए भी मनी चाहिए, मतलब बिजनेस में चलाने के लिए भी मनी चाहिए, तो ऑलरेडी वो कैपिटल यूज हो रहा है, तो ही कैन नॉट विड्रॉ मोर मनी, राइट। सो अप टिल द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ओनर कैन विड्रॉ मनी। एक्चुअल में प्रैक्टिकल बेसिस पे ये कंसेप्ट है, चाहे एकेडमिक्स में अलग हो रहा है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ ये है कि आप सिर्फ प्रॉफिट की अमाउंट तक विड्रॉ कर सकते हैं, राइट। आई होप नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर। एनीवन, अब तक कोई डेफिनेशंस में कोई भी डाउट? नो। राइट, अब उसने बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया, तो उन्होंने लाए गुड्स, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? ये सभी है ना गुड्स, दिख रहा है ना, तो उसको क्या कहते हैं हम? गुड्स का कोई डेफिनेशन? एनीवन? सो नेक्स्ट इज अवर डेफिनेशन इज गुड्स। गुड्स को हम क्या बोलेंगे? जिसमें हम प्राइमरली डील करते हैं, ऑर्डिनरली द प्रोडक्ट और सर्विस, प्रोडक्ट और सर्विस इन विच बिजनेस डील्स। आप जिसमें प्राइमरली डील कर रहे हैं, राइट, उसको बोला जाता है गुड्स। गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल आपने सुना है कि जीएसटी आ गया है, जीएसटी आ गया है, राइट। तो जीएसटी में गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड्स समझेंगे तब आपको पूरा लॉ में समझ आएगा कैसे कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। आपको बिजनेस का रजिस्ट्रेशन पे भी गुड्स के बेसिस पे मिलेगा कि आप कौन से गुड्स में डील कर रहे हैं। आपका गुड्स होगा, उसके बेसिस पे ही आपका जीएसटी का टैक्स रेट कैलकुलेट होगा। तो आपको वहां पे गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझने पड़ेंगे, राइट। तो ये हुआ गुड्स। अभी गुड्स जब आप उसको खरीदते हो तो वो बोला जाता है परचेज, और जब आप उसको सेल करते हो तब वो बोला जाता है सेल्स, राइट ना।
अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो परचेजेस क्या रहेगा? यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया था वहाँ पे हम ट्रेडिंग की बात कर रहे थे, है ना? ट्रेडिंग में कौन सा गुड्स परचेज करेंगे? यही गुड्स उन्होंने, देखिए ये बिजनेसमैन है जो यही गुड्स कहीं से लाया होगा और वही गुड्स बेच रहा है, तो ट्रेडिंग में वही गुड्स खरीद रहा है और वही गुड्स बेच रहा है, राइट? तो यही उसका परचेजेज होगा और यही उसका सेल्स होगा, राइट एवरीवन? हेलो? यस। Yes. ठीक है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में वो प्रोसेस करके नए फिनिश गुड्स बना रहा है, तो उसके लिए परचेजेस क्या होगा? रॉ मटेरियल, राइट? ये रॉ मटेरियल आप आगे इंटर में, फाइनल इंटर लेवल पे कॉस्टिंग में एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे रॉ मटेरियल, राइट? यहाँ पे आपका परचेज क्या रहता है? रॉ मटेरियल। उसको आप प्रोसेस करते हो और बनाते क्या है? फिनिश गुड्स। तो यहाँ पे सेम आइटम परचेज नहीं होती है, लेकिन उसको बनाने में जो चीजें काम आती है उसको आप परचेज करते हैं, राइट? तो आपका नेक्स्ट डेफिनेशन हुआ परचेजेज, मतलब जिसको आप खरीदते हैं, और दूसरा आप सेल्स। यहाँ पे दोनों मैन्युफैक्चरिंग के बेस में और ट्रेडिंग के बेस में डिफरेंट रहता है, राइट? अब आप परचेज अगर कैश में परचेज करा है, कैश में पेमेंट कर दिया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैश परचेजेज, इफ पेमेंट इज डन इन कैश, राइट? अगर आपने पेमेंट को डिफर किया तो आप उसको क्या बोलेंगे? इफ यू डिफर द पेमेंट, तो आप उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिट परचेज। एम आई राइट? यस। नेक्स्ट, सेल्स में अगर आप उसको अमाउंट को कैश में रिसीव करेंगे तो हम उसको बोलेंगे कैश सेल्स। जब आप वही अमाउंट डिफर करते हैं तो वो बोला जाएगा क्रेडिट सेल्स, राइट? नाउ अब हमें चाहिए, अब ये जो क्रेडिट परचेज हुआ उससे कौन जन्म लेगा? क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स। तो वो कौन हुए? जिनको हमें पेमेंट करना है, या फिर ट्रेड पेएबल्स, जहाँ से हमने गुड्स परचेज किए और हमें उनको पेमेंट करना है। और यहाँ पे क्रेडिट सेल्स की वजह से कौन जन्म लेगा? ट्रेड डेटर्स या फिर ट्रेड रिसीवेबल्स, राइट? ठीक है ना? अब ये गुड्स तो हमने परचेज कर लिया, सेल भी कर दिया, राइट? अब इस गुड्स का कोई एग्जाम्पल मेरे को दे सकेगा? एनीवन? कोई एग्जाम्पल देगा मेरे को? चलो मैं ये एक एंटिटी में, पहले बिजनेस में एक एग्जांपल दे देती हूँ, तो आप मेरे को एग्जांपल का देंगे गुड्स का। मानो मैं जियो हूँ, ठीक है, और मुकेश अंबानी जी और बाकी शेयर होल्डर्स है, राइट? तो ये हुआ बिजनेस, ये हुआ उसका ओनर। दूसरा है एसबीआई, तो एसबीआई के जो शेयर होल्डर्स हुए वो उसके ओनर, एसबीआई खुद बिजनेस एंटिटी, राइट? फिर कोई यहाँ की कोई भी शॉप का नाम ले लीजिए जिसको आपको पता हो। यहाँ पे है ना अपने सिशुआ सर्कल के पास नजफ स्टेशनरी स्टोर, तो उनके जो क्या नाम है उनका, सरफराज भाई है, तो वो उसके ओनर हुए, राइट? और ये जो हुआ ये बिजनेस एंटिटी हुआ, इनको वो ओन कर रहे हैं, तो ये हुआ बिजनेस, ये हुआ ओनर। अब आप मेरे को एग्जांपल दीजिए गुड्स का, गुड्स परचेज सेल का। एनीवन? अब तो दे पाएंगे ना, मैंने बिजनेस का एग्जांपल दिया, इस तीनों में से कोई सीखा तो आप गुड्स परचेज सेल समझा दीजिए मुझे। जियो के लिए क्या है? टेलीकम्युनिकेशन सर्विस या फिर कॉल्स, ये उसका गुड्स है जिसमें वो डील कर रहा है, राइट? यही चीज इन्फोसिस में सेम, राइट? फिर नजफ स्टोर के लिए क्या हुआ? उनके लिए उनका जो स्टेशनरी आइटम्स है वो उनका गुड्स हुआ, उसमें वो ट्रेड कर रहे हैं, प्राइमरली डील कर रहे हैं। फिर हम एग्जांपल लिए कि अशोक लेलैंड, तो उनके लिए क्या हुआ? ऑटोमोबाइल्स, उनके ट्रक्स, राइट? उसमें वो डील कर रहे हैं, राइट? फिर रिलायंस फ्रेश,
ठीक है, तो रिलायंस फ्रेश के लिए क्या हुआ, वेजिटेबल्स उनका गुड्स हुआ, राइट। फिर जो ग्रोसरी आइटम्स है वो उनकी गुड्स हुई, एम आई राइट एवरीवन? Yes. Yes. ठीक है, तो ये हुआ एग्जाम्पल गुड्स का और बिजनेस एंड ओनर का। आई होप इट इज क्लियर। अब ये देखें कि यहाँ पे उनको बिजनेस में और कौन सी चीज चाहिए। गुड्स में तो वो डील कर रहे हैं, तो चलो गुड्स चाहिए, और क्या चीज उनको चाहिए ये बिजनेस चलाने के लिए, कोई मेरे को बता सकेगा? Plant and machine. यस, तो उनको Labours. चाहिए, यस, लेबर्स है, प्लांट एंड मशीनरी है, राइट। तो पहले हम बात करते हैं प्लांट एंड मशीनरी पे। तो वो क्या बताना चाहते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी एक एग्जांपल है, उनको चाहिए एसेट जिससे वो काम कर सके, बिजनेस चला सके, राइट। सो एसेट का डेफिनेशन आपका क्या होगा? एसेट इज एन इकोनॉमिक रिसोर्स, sorry, asset is an resource that is controlled by enterprise, which results from past events, right? Asset. So asset is a resource that is controlled by enterprise. ठीक है, पहले तो एंटरप्राइज का कंट्रोल रहता है। रिजल्ट्स फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, as a result of past events, wherein future economic benefits will flow to enterprise, right? तो यहाँ से हमें अंदेशा है कि हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, राइट। ये हम हमारे अर्निंग पर्पस के लिए रखते हैं, हमारे रेवेन्यू अर्न करने में लिए हम उसको यूज करते हैं। अभी इसके टाइप्स क्या है, मेरे को कोई बताएगा, मेरी मदद करेगा इसका टाइप का क्लासिफिकेशन में, या फिर यहाँ पे मैं एसेट का डिस्कशन रोक दूंगी, मुझे पता है 5:30 बज गए। कोई बताएगा मेरे को एसेट का क्लासिफिकेशन? एनीवन? Tangible, intangible. ठीक है, फिर और कोई? Fixed asset, current asset. यस, वेरी गुड बेटा। तो पहले होगा आपका नॉन करंट एसेट्स, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स, राइट। उसका नाम अब आप टेक्निकल टर्म्स में उसको नॉन करंट एसेट्स बोलेंगे। और एक होगा आपका करंट एसेट्स, राइट। नाउ नॉन करंट एसेट्स के कोई मेरे को क्लासिफिकेशन बताएंगे? फिक्स एसेट, ठीक है, फिक्स एसेट्स। उसका अब नाम आप टेक्निकल नाम क्या यूज करेंगे? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, PPE। अब उसको आप ऐसे बोलेंगे, फिक्स एसेट्स भूल जाएंगे, ठीक है। उसका नाम आप अब बोलेंगे PPE, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। और कोई नॉन करंट एसेट आप बता सकते हैं मेरे को? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। फिर और कोई? Long term loans and advances. यस, वेरी गुड, लोन्स एंड एडवांसेस। फिर और कोई? ये बाकी रह गया अदर्स। Others. हाँ, अदर्स में कौन सी चीजें आएगी? डिफर्ड टैक्स एसेट उसको आप बोलते हैं, ऐसी और भी कई चीजें आती है, लेकिन ये आपको आगे समझ में, इंटर फाइनल में समझ में आएगी, इसलिए मैं इसका डिस्कशन यहाँ पे एंड कर देती हूँ। फिर अब फिक्स एसेट्स की बात करें तो फिक्स एसेट्स में कौन सी चीजें आएंगी? कोई एग्जांपल मेरे को दे पाएगा? Buildings, machineries. ठीक है, तो अगर हम उसका क्लासिफिकेशन asset. करें Land. तो क्या होगा? टेंजिबल। tangible एंड intangible. यस, Yes. तो ये हुआ टेंजिबल, जो आपने एग्जांपल दिए मेरे को, लैंड, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, राइट। और दूसरा क्या है? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का कोई एग्जांपल देगा? Goodwill. सॉफ्टवेयर, Yes. फ्रेंचाइजी, Royalty, trademark. Copyright. यस, वेरी गुड, राइट। तो ये दूसरा एग्जांपल हुआ इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स, राइट। नाउ
अब मैं यहाँ पे टेंजिबल के अलावा भी कोई और चीज आती है, कोई मेरे को बता सकेगा, कोई सोचेगा? एनीवन? टेंजिबल के साथ और कोई भी चीज आती है, वो भी एसेट है आपकी, फिक्स एसेट है। तो मैं बताती हूँ आपको, ये आपका एक नया वर्ड आपको सुनने मिलेगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, ये क्या है मैम? कोई भी फिक्स एसेट है, मानो आपको बिल्डिंग आपके या फिर फैक्ट्री प्रीमाइसेस है, ठीक है, आप उसको कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, तो जब तक वो बनता है तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। एक्चुअल में वो आपका फैक्ट्री प्रीमाइसेस क्या बनेगा? एसेट बनेगा ना, वो आपका बिल्डिंग है, वो फैक्ट्री प्रीमाइसेस का जो बिल्डिंग है वो आपका एसेट बनेगा। जब तक वो बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये भी आपका टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। आई होप इट इज अंडरस्टेबल एवरीवन। Yes. ठीक है, फिर दूसरा, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ये ऐसे इंटेंजिबल्स है जो डेवलपमेंट के प्रोसेस में है, इसको भी हम इंटेंजिबल एसेट के तौर पे यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे। राइट, आई होप इट इज अंडरस्टूड एवरीवन। Yes. ठीक है, Yes. तो ये हुआ हमारा नॉन करंट एसेट्स का क्लासिफिकेशन। अब हम करते हैं करंट एसेट्स। नॉन करंट वो है जो हम 12 महीने से ज्यादा यूज करना चाहिए। ठीक है, इंटेंशन रखते हैं कि हम उसको 12 मंथ से ज्यादा यूज करेंगे। अब मेरे को कोई बताएगा कि ये जल्दी से रियलाइज होगा या फिर करंट एसेट्स जल्दी से रियलाइज हो गए? Current assets. Current Yes. assets. ठीक है, तो करंट एसेट्स वो है कि जो आप लेस देन 12 मंथ्स में रियलाइज कर सके। राइट, ये आपका वर्किंग कैपिटल की साइकिल में होगा। ठीक है, जो आप उसको रियलाइज कर सके। अब आप मेरे को समझाए कि आपकी लिक्विडिटी आपको कहाँ से पता चलेगी कि बिजनेस लिक्विड है या फिर नहीं है? आपको करंट एसेट से पता चलेगा या फिर नॉन करंट एसेट से? Current assets. Current assets. वेरी गुड। सी कोई भी एग्जांपल लो ना, विजय माल्या है या फिर और कोई एग्जांपल लो, जो इंसॉल्वेंट हो गए, उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। वो कैसी है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, फिक्स एसेट है, बहुत सारी जमीन है यहाँ वहाँ, उसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन उसके पास करंट एसेट नहीं है जिससे वो पेमेंट कर सके और उसका ऑपरेटिंग साइकिल चल सके, इसलिए वो इंसॉल्वेंट हो गए। राइट, तो वो करंट एसेट्स क्यों चाहिए हमें? हमारा रोजाना बिजनेस ऑपरेट करने के लिए हमें चाहिए, तो रेडीली रियलाइजेबल हो सकती है। राइट, करंट एसेट्स के मेरे को कोई एग्जांपल बताएंगे? Short term Anyone? investment. ओके, Cash and cash equivalent. यस। Short term borrow. Inventories. बोरोइंग्स बेटा एसेट कहाँ से बन गया? Inventories. हाँ, इन्वेंट्री, वेरी गुड। स्टॉक, इन्वेंट्री, Trade receivable. ओके। ट्रेड रिसीवेबल्स, Cash equivalent हो गया सर. वो तो हो गया। फिर Short term loans. यस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर्स। Others. अब कैश इक्विवेलेंट्स में कौन आएगा? बैंक आएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज Bank आएगा। balance cash equivalent. यस, बैंक है, फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज है जो जल्दी से लिक्विडाइज हो सके, उसको हम बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। टेम्पररी इन्वेस्टमेंट भी हमारा करंट एसेट बनेगा। राइट, टेम्पररी टाइम के लिए हमने किसी को लोन एंड एडवांस दिया तो वो भी हमारा करंट एसेट बनेगा। ठीक है, तो वेरी गुड, ये हमारा एसेट का पूरा चार्ट हो गया। आई होप इट इज अंडरस्टेबल टू एवरीवन। अब हम यहाँ पे Yes. फिक्स एसेट्स पे हम क्या प्रोवाइड करते हैं? Depreciation. वेरी गुड। सो डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज अ चार्ज that is provided on the asset for its wear and tear and usage. right, यूसेज की वजह से या फिर पीरियड एक्सपायर होना की वजह से या फिर उसको यूज करने से वेर एंड टेयर आ रहा है, उसकी वजह से हम उसका एक चार्ज प्रोवाइड करते हैं जिसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो हमारे नेक्स्ट डेफिनेशन हुई डेप्रिसिएशन। राइट, फिर इन्वेस्टमेंट से आपको क्या मिलता है? Interest. यस, इंटरेस्ट, डिविडेंड। ठीक है, फिर आप लैंड एंड बिल्डिंग रेंट पे दे तो आपको रेंट मिलता है। राइट, तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट का इनकम होगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारी इनकम रही। राइट, आई होप दिस
chart is clear now to all of you. Yes. Yes. आज आपको ये पूरे सभी चार्ट्स में के स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और मेरे को ये चार्ट्स आप सभी डेफिनेशंस बना के लिख के देंगे होमवर्क में. ओके एवरीवन? टीचर आप एक पीडीएफ भेज दो. ओके मैं भेज दूंगी. ठीक है, क्लासरूम ऐप में वो दोनों पीडीएफ शेयर हो जाएगी, यूनिट 2 की भी Okay. और यूनिट 3 की भी. ओके यस. अब आपकी मेरी रिक्वेस्ट ये है आप लोगों से कि आप यूनिट 3 में सभी डेफिनेशंस दी गई है ना, वो एक बार पढ़ लीजिएगा. ठीक है, वहाँ से हम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो है वो सभी कवर तो कर लेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा डेफिनेशंस बहुत सारी उन्होंने वहाँ पे दी है, वो आप पढ़ के समझ लीजिएगा. अगर कहीं पे डाउट आए तो आप मेरे को पूछ लीजिएगा. राइट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट नहीं है. अगेन बताती हूँ, सिर्फ हमें बेस बनाना है. राइट, ओके. ओके. नाउ आई होप Okay. कि आज आपका सेशन अच्छा रहा. अब और कोई डाउट हो तो Yes. आप मेरे को बोलिए, वरना मैं एंड कर दूं. नो डाउट. ओके, थैंक यू एवरीवन. Thank you, Bye-bye. ma'am. Enjoy Bye. your first Sunday tomorrow. यस. Bye bye. बाय.